रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर में रहने वाले लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने विभिन्न विधाओं में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं शांति कुमार श्याल जी से, जो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में सहायक संपादक के पद से रिटायर हुए और उन्होंने अब तक 42 पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे लेखक को आपसे रूबरू करा रहा हूं। मैं अपने स्टूडियो में शांति कुमार श्याल जी का स्वागत करता हूं। श्याल जी नमस्कार। श्याल जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। आपका अभिनंदन हमें रेडियो स्टूडियो में। मैं जानना चाहता हूं श्याल साहब कि आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे आप दिल्ली तक आए, ये हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। जी, सबसे पहले मैं आप सभी का और श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे को इतना अवसर दिया। तो सब हमारा बचपन मेरा हिमाचल में गुजरा है। मैं हिमाचल के गांव पंडोगा का जन्म स्थान है मेरा, जिला ऊना का। 1953 में मेरा जन्म हुआ। तो हम अपने परिवार में 2 भाई एक बहन। लेकिन बचपन में बड़ा एक दिक्कत हुई जी हमें कि जब मैं 5 साल का था तो हमारे पिताजी का देहांत हो गया था। इसकी वजह से वो जो बड़ी मुश्किल से गांव में ही हमारा गुजर बसर हुआ, खेती बाड़ी से ही जी। तो खैर जब +2 किया हमने तो उसके बाद सबसे पहले तो रोजगार लेना था, पढ़ने का शौक था ही। तो मैं बीएसएफ में चला गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हुआ। अच्छा। और वर्ष 11 साल मैंने बीएसएफ में नौकरी किया। उसके बाद उसमें भी क्योंकि लिखने का शौक था, एक्चुअली हमारा पुराना खानदानी पेशा था पब्लिकेशन का। हमारे जो ताऊ जी संभाल रहे थे जी। जो किताबें आती थी मैं पढ़ता था, वो जागृति पैदा हुई। जब बीएसएफ में गए तो बीएसएफ की मैगजीन निकलती थी, उसमें भी हम तुकबंदी करते रहे, कुछ ना कुछ लिखते रहते थे जी। लेकिन बचपन में वो कहते हैं ना कि जब आदमी पैदा होता है तो उसमें उसके संस्कार भी साथ आते हैं। तो वो जबरदस्ती ना चाहते हुए भी वो कुछ काम करवाती है आपकी डंडे के जोर से जी जी जी। तो वही बात हुई कि 11 साल तक तो हमने बीएसएफ में खूब देश की सेवा किया, वर्दी पहनी, सारे कोर्स किए और इंस्ट्रक्टर भी बना। लेकिन ये दिल्ली में क्योंकि लिखने का शौक था तो इसलिए इसमें अप्लाई किया है मैंने। तो राजभाषा विभाग में तो वहाँ पर भी मेरा नियुक्ति हो गई। और इसी में चलते हुए क्योंकि जब बीएसएफ में रहते हुए भी मैं मैगजीन का संपादन करता रहा। उसी के बदौलत मेरे को वहाँ पर गृह मंत्रालय में नौकरी भी मिल गई और हो गई। और उसमें मेरे को राजभाषा भारती 2 मैगजीनें निकलती थी, राजभाषा पुष्पमाला मासिक और राजभाषा भारती त्रैमासिक। उनका संपादन करने का मुझे अवसर मिला जी। तो इस दौरान जो पहली पुस्तक आपने लिखी वो कौन सी थी और किस विषय पर थी? वो आपका जो पहली पुस्तक थी जी। हाँ जी। तो उसके जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था, मेरा एक शौक था जर्नलिज्म किया। जर्नलिज्म में मेरी एक थीसिस थी, रोल ऑफ वुमेन्स इन मीडिया, पत्रकारिता में महिलाओं की भूमिका। तो उससे एक विषय जब मिला, उस समय मीडिया में का दुक्का ही लड़कियां आया करती थी। लेकिन मैंने जो थीसिस में लिखा है कि आने वाला समय जो है वो महिलाओं का होगा। इसलिए हमारे देवेंद्र ईश्वर जो एक बहुत बड़े चित्रकार रहे, उनके पास गया। हमारे अंकल जी थे। मैंने कहा जी मैंने ऐसे ऐसे करना। तो उन्होंने कहा कि बेटे यही सब्जेक्ट ले लीजिए, इसके ऊपर धड़ाधड़ लिखिए आप कुछ भी। तो कहने का मतलब यह है कि जब वो मेरी थीसिस पास होगी, अच्छा हुआ,
तो मेरे को एक लिखने का शौक पैदा हुआ। मेरी 18 किताबें महिलाओं के ऊपर है, स्त्री विमर्श पर। अच्छा, वाह वाह। हाँ जी, तो स्त्री विमर्श के ऊपर हर विषय को मैंने वो लिया। तो आज तक 18 पुस्तक तो मेरी यही हुई। अब पहली पुस्तक मेरी 1992 में छपी थी, नारी मुक्ति संग्राम। वो इतनी चली कि कई अखबारों में उसकी समीक्षा भी छपी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे महिलाओं के पीछे स्त्री विमर्श के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, जिसमें गौरवशाली वीरांगनाएं, महिलाओं के कानूनी, धार्मिक और सामाजिक अधिकार, प्रगतिशील नारी, नारी अधिकार, नारीत्व, नारी शौचालय, नारी शोषण, उनके बचाव, कामकाजी महिलाओं की समस्याएं और समाधान, नारी बनाम नारी। मतलब ये भी लिखा है कि नारियां नारियों के बारे में क्या सोचती हैं, ये था इसमें। और पुरुष बनाम नारी के पुरुष नारियों के बारे में क्या सोचते हैं। जी जी जी। आदर्श परायण नारी, नारी हिंसा एक अभिशाप, नारी अपराध, समस्या और समाधान। जो आजकल नारियों के अपराध पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा अपराध हुए, तो उसका समस्याएं और समाधान भी बताए हैं। तो विश्व नारी कोष, भारतीय नारी और पश्चिमीकरण का प्रभाव जो है हमारी भारतीय नारियों के ऊपर क्या पड़ा है, इसके बारे में मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की। दूसरा अंतिम थी ये दाम्पत्य जीवन सफल बनाए, जो आपका दाम्पत्य जीवन है उसको कैसे सफल बनाए, ये भी मैंने इसी विमर्श के ऊपर ही ले लिया है। उसके बाद जब लिखनी शुरू हो जाती है तो हर विषय के जो समकालीन विषय होते हैं उसमें आदमी शुरू हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि हिमाचल का हूँ, इसलिए हिमाचल की संस्कृति के ऊपर जरूरी लिखना था, तो हमारी 3 किताबें तो हिमाचल की संस्कृति के ऊपर आई है। इसमें देवमाला हिमाचल, देवमाला का हिमाचल और मनोरम हिमाचल, जीवन और संस्कृति और पर्यटन चल रही है। बाकी समसामयिक विषयों के ऊपर, क्रिटिकल स्ट्राइक के ऊपर लिखा था पिछली बार मैंने, जिनके ऊपर बाला स्ट्राइक के समकालीन विषयों के ऊपर जैसे जैसे मांग आती है वैसे। पर्यटन के ऊपर लिखे हैं, 3 किताब मेरी पर्यटन के ऊपर है, भाषा के ऊपर है, 5 किताबें मेरी भाषा के ऊपर है, एक पत्रकारिता के ऊपर है, हास्य के ऊपर है, 6 किताबें मेरी बाल साहित्य के ऊपर है। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे जैसे आत्माराम सबसे ज्यादा छापता है गेट वाला, तो जैसे जैसे उनको मांग आती है उसी हिसाब से मैं लग जाता हूँ। अभी भी विषयों के ऊपर मेरा कार्य चल रहा है। बहुत बधाई, आपने इतनी शानदार साहित्य लिखा है और समाज को समर्पित की है। और मेरा एक ये सवाल है कि आपने स्त्री विमर्श पर इतना लिखा है, आज के दौर में जब कामकाजी महिलाएं बढ़ गई हैं और उनको घर और दफ्तर दोनों का मोर्चा संभालना होता है, तो ऐसे में समन्वय कैसे हो, ये हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए, क्योंकि आपने इस पर गहन चिंतन किया है। जी हाँ जी, हाँ जी, ये मेरी किताब बहुत अच्छी चल रही है, लगभग सभी लाइब्रेरियों में उपलब्ध है। तो इस ने महिलाओं की समस्याओं के ऊपर दिया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को लेकर आगे आज आधुनिक काल तक किया है, महिलाओं को कैसी कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ हमारे यहाँ रूढ़िवादी परिवार होते हैं, वो तो ऐसा चाहते हैं कि भी बहू जो है हमारे घर के अंदर ही ज्यादा रहे, काम करे, लेकिन आज की मांग है कि नौकरी, महिलाओं को नौकरी भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने समाज में कामयाब होना है। लेकिन फिर भी ये महिलाओं की बहुत बड़ी परीक्षा है, इनका ये इम्तिहान है उनका, कि महिलाओं को दोनों जगह समस्या बना के रखना पड़ता है, उधर नौकरी में भी और उधर परिवार में भी। उसके सास ससुर है, रिश्तेदार है, देवर जेठानी है, उनके साथ भी उसमें करना है। कई परिवारों में तो सही हो रहा है, सहयोग देते हैं, कई जगह बहुत मुश्किल है, आज भी महिलाओं पे बहुत ज्यादा परेशानी आती है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे हमारा जो समाज आज सुधर रहा है, समझ रहा है इन चीजों को, सहयोग भी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें
पति देव की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है परिवार को करने के लिए। अक्सर इनको ये सुनने में आता है महिलाओं को कि अगर 2 पैसे अगर ज्यादा भी आ जाए, अगर कहीं थोड़ी सी भी गलती हो जाए या किसी का कहना ना माने तो उनको ताने सुनने को मिलते हैं कि क्या है 2 पैसे कमाती किया तो क्या ये नहीं करना वो नहीं करना। तो ये बात अगर महिलाओं को, अगर मैं कहता हूँ कि महिलाओं को यदि पूरा चांस मिले वो अच्छी तरीके से आदमियों से ज्यादा है, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं कामयाब हो रही हैं आजकल। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी सेना में भी और पायलट भी बन रही हैं, ड्राइवरी में भी आ गई हैं, चालक बन गई हैं। तो इसीलिए इसको अगर बढ़ावा दिया जाए तो काफी अभी और तो और सरकार का देखिए आप मेडल लेके आ रही हैं ओलंपिक में। जी। तो चांस देने से ही है तो, लेकिन ये परिवार के अंदर इनको अपना बहुत मुश्किल से समस्या बैठाना पड़ता है, उसमें काफी दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैंने अपनी किताब में सारी इनको समस्याओं का और समाधान भी बताए हैं इसे करके, क्योंकि कई बार मेरे संस्थाएं भी बुलाती हैं तो समस्या इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं हम लोग। मैं लक्ष्य लेके आता हूँ इस मामले में। तो ये परिवार के अगर महिलाओं से नौकरी पानी है तो परिवार सभी सदस्यों को उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये है। एक चीज और बताइए कि आपने इस दौरान जब किताबें लिखी तो कुछ ऐसी महिलाओं से आपका मिलना हुआ होगा जिनका कहानी सुनकर आप प्रेरित हुए और वो उनकी कहानी और महिलाओं को भी प्रेरित करती है। ऐसी किसी महिलाओं से आपकी जब मुलाकात हुई तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही और आपका अनुभव क्या रहा? जी हाँ जी, सबसे पहले तो एक बार मैं किरण बेदी से भी मिला था इससे साक्षात करने के लिए। जब मैंने ये किया तो दूसरा बात किया महिलाओं के बारे में तो काफी अच्छा इन्होंने बातें बताई, वो मैंने कई किताबों में कोड भी किया है इनका। दूसरा आशा रानी बोहरा जो आप जानते ही हैं, नोएडा की शिक्षिका रेडिया सूर्य संस्थान से जुड़ी हुई है उनका, तो उनसे भी अक्सर हमारी बात वो हुआ करती थी महिलाओं के ऊपर। जब मैं महिलाओं के ऊपर लिखता था तो जरूरी था कि महिलाओं को उसमें आना, और कई महिलाएं हैं जिनके बारे में मैं बात करता रहता था, उनसे सहयोग लेता था और उनसे अपने विषय के बारे में चर्चा करता था, उनसे सुझाव लेता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किताबें लिखी खासकर महिलाओं की, बैटरी में सारी महिलाओं के लिखते हुए सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी जी को पहले रीडिंग उनको पढ़ाता था प्रेस में जाने से पहले, वो सुधार की वो कई ना जाए या कोई गलत ना जाए उनको ऐसे मैंने पाठक और सहयोगी उनको मैं अपनी पांडुलिपि पढ़ाता था, वो करेक्शन करती थी, तब जाके वो आगे चलती थी। तो इसी तरीके से और भी कई महिलाओं का है, शिल्पकारों से भी मैंने बात किया है जो जानते थे, और जैसे सच्चा चट्टा है अक्सर मेरी बात होती रहती है अभी भी, वो भी कई महिलाएं हैं जिनसे काफी मेरे को सहयोग भी मिला है और काम भी करने में मदद भी मिली है। अच्छा, जो मॉडर्नता आई है, आधुनिकता जो आई है, ये माना जाता है कि हर जगह कोई भी चीज़ होती है तो उस पर टीका टिप्पणी लोग करते हैं। एक होती है किसी की मर्यादा और एक होती है कोई उच्छलता बोलते हैं इसको, उछलता, जिससे मतलब किसी का बेहुदापन सामने आता है। तो किसी भी आज के समाज में जो ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है कि हद किसी न किसी की तो होनी चाहिए? देखिए, अभी तक हमारे भारत में या हमारी भारतीय संस्कृति का छाप है हम लोगों के ऊपर जी। ये अगर महिलाओं के ऊपर ये कई बार बात आती है कि ये जो आजकल कांड होते हैं महिलाओं के कपड़ों के ऊपर ही होते हैं जी। लेकिन मैं आपको मेरे को एक प्रसंग याद आ गया, जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था तो हमारे आगे एक सब्जेक्ट आया भारतीय संस्कृति के ऊपर, हम लोगों ने बोलना था। हमारे साथ इंग्लिश के बैच वाले भी थे, हम तो हिंदी वाले थे। और सामने स्टेज के ऊपर आके बोलना था संस्कृति के ऊपर। हमने वही पुराने बात भारतीय संस्कृति के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दिया। जब मेरे बाद इंग्लिश की लड़कियां जो पढ़ती थी उनका नंबर आया, उन्होंने मेरे
सारी धज्जियां उड़ा के रख दी मेरे पूरे लेक्चर की। एक एक पॉइंट के ऊपर जवाब दिया उन्होंने। सियाल साहब ने कहा है कि भारतीय संस्कृति, उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति है क्या, ऐसे तो हमें महिलाओं को आज तक उन्होंने पर्दे में रखा है, में ही रखा है, फिर रोटी बनाते रहो, मियाँ जी को खिलाते रहो, सास ससुर की सेवा करते रहो, और आज हम बाहर निकलिए तो इनको संस्कृति को आगे लेके, मतलब कहने का यह है कि उन्होंने पूरे का पूरा मेरे जीरो कर दिया मेरे लेक्चर को, और मैं आज तक जवाब नहीं था मेरे पास उनको देने के लिए। तो आज जो कपड़ों के ऊपर कहते हैं, अगर हम ये कहें कि नारियां कपड़े पहनती हैं, तो वो एग्जाम्पल देती है महात्मा गांधी का, कि जब महात्मा गांधी नंगे होके कपड़े बिना मास्टर से तो घूम सकते, उनके ऊपर तो आप लोगों ने प्रश्न उठाया नहीं, आप हमारे ऊपर आप ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे भी है, उनका अगर जवाब सवाल उनके जो जितने सवाल होंगे उनका जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे समाज को कपड़े तो हमारा किसके पहनते हैं, समाज के लिए पहनते हैं। तो समाज जैसा चाहता है वैसे ही हमें कपड़े पहनने चाहिए, ये नहीं है कि उनका सीधा हम पहने, और उसी में व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो कपड़ों के लिए जैसा हमारा समाज चाहिए, चाहे आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो या बच्चे हो, उनको समाज को ध्यान में रखते हुए जैसा जहाँ की परंपरा है, परंपरा के अनुसार ही कपड़े पहने, पहने तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा रहेगा। नहीं है तो अगर कई जगह तो जैसे कई देशों में पूरा बुर्का ही पहना जाता है, वहाँ की परंपरा है, कई जगह तो बिल्कुल ही अगर पश्चिम में जाए तो उनका अलग ही तरह के हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो परंपरा है उसी हिसाब से कपड़े पहनना जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई ऐसा अपराध वगैरह नहीं। सियाल साहब, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि आप फौजी भी रहे हैं और पहाड़ की जिंदगी आप बराबर आते जाते रहे, पहाड़ की जिंदगी जी है आपने, पहाड़ के रहने वाले हैं, तो ये कहते हैं कि बॉर्डर का जीवन और पहाड़ पर रहने वाले लोगों का जीवन ऐसा दुष्कर होता है कि कभी कभी बड़ी जटिलताएं आती हैं। तो कोई ऐसा अनुभव है आपने देखा हो लोगों को पहाड़ों में जीवन जीते हुए जिनको उनकी बड़ी दिक्कतें आती हों, और उस पर आपने कोई कभी किताब पे भी जिक्र किया हो या कभी आपका मन में आई हो कि हाँ ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए जहाँ तक फौज का मामला है वो तो हमें ट्रेनिंग के अंदर ही ऐसा सिखाया जाता है कि जोश भरते हैं कि बॉर्डर के ऊपर अगर मैं खड़ा हूँ तो मेरे में ऐसी हिम्मत आती है कि देखना कि इसी देश सेवा के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ और यही मेरा काम है। इसलिए आपने जो देखा होगा कि गोली आ रही है तो जवान सामने खड़ा होता रहता है, उसको वो चिंता नहीं रहती, सिर्फ उसको देश की भावना रहती है। और इतने बर्फ के अंदर भी ऐसे ऐसे हमारे साथी रहे हैं जो कि बर्फ के अंदर रहते हुए भी बड़ा कठिन वो रहता है उनका है। तो उसके लिए तो फौज के अंदर ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है जिसमें अगर इन खतरों से झेलना नहीं है वो तो फिर घर में बैठे हुए फौज में जाना क्यों है। पहली बात तो ये है। मेरे को आज भी मैं मैप रीडिंग पढ़ाया करता था, मैप रीडिंग का अच्छा बहुत ही बढ़िया विषय हुआ करता था। जब कारगिल का युद्ध हुआ तो मैं यही नोएडा में था, तो मेरे को बड़ा गुस्सा सा आता था जब टीवी में देखता था वो ऊपर पहाड़ी है। मैंने कहा मेरे को कंपास दे दो और नक्शा दे दो, मैं यहीं से बैठा बैठा उसको बता सकता हूँ कि कौन सी हथियार से कितने एंगल के ऊपर कौन सा फायर करना है ताकि दुश्मन की खोपड़ी पर रहे। इतना तक वो जानकारी, अभी तो खैर बहुत समय हो गया, भूल गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा था। तो दूसरे पहाड़ की जिंदगी का तो वो भी आदि हो चुके हैं। तो पहाड़ की अक्सर देखा होगा तो महिलाओं को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितनी महिलाएं काम करती हैं उसमें उतना पुरुष नहीं करते हैं। पुरुष या तो बाहर रहते हैं, अगर वहां पर भी रहते हैं तो भी, क्योंकि महिलाओं को घर के अंदर भी पहाड़ी महिला को करना पड़ता है और बाहर खेतों में भी, लकड़ी भी, पशुओं का सारे देखभाल करना पड़ता है और रिश्तेदारों का। तो महिला पहाड़ की महिला तो वैसे भी मजबूत है मानी गई। अब आखिरी सवाल ये है कि आप नोएडा में जब आए थे तब आपने नोएडा में क्या देखा था, और दूसरा ये कि क्या अच्छा लगा आपको नोएडा में, और क्या ऐसा सोचते हैं कि नोएडा में अगर ये हो जाए तो और बेहतर होगा? जी नोएडा तो हमारी रहने के लिए कोई प्लान नहीं था हमारा। दिल्ली में मेरी नौकरी थी, तो
सबसे पहले इधर आए तो रहने के लिए सेक्टर 15 में रहे हम लोग। पहले तो किराए पे रहे, उसके बाद धीरे धीरे अपना झोंपड़ी बनानी शुरू किया। तो सबसे पहले बड़ी बात है, उस समय जब आप 85 में आए थे हम लोग, 1985 से रहना शुरू किया। नोएडा एक उभरता हुआ एक शहर था, तो जहाँ बड़ी मेहनत की, एजुकेशन में भी रहे हम लोग, ताकि एसोसिएशन नोएडा अथॉरिटी के साथ भी बात करते रहे। काफी समय सहयोग भी था, आपसी सहयोग बहुत था उस समय, जो आज इतना नहीं है सहयोग, इतना प्रेम मोहब्बत वहाँ पर उस समय हुआ करती। जी जी। तो नोएडा तो एक किस्म का हरा भरा, और मेरे ख्याल वो कहते हैं कि सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, ऐसे ही हमें कहते हैं अगर मुकाबला करें तो सारे जहाँ से नोएडा हमारा अच्छा नोएडा हमारा। तो ये बहुत ही बढ़िया है, आगे से आगे दिन पर दिन तरक्की कर ही रहा है। और इतिहास में अगर जहाँ देखें तो इसके आसपास ही बहुत, जैसे नोएडा के अंदर ही आता है वो बिशरत, तो उसमें रावण की जन्मभूमि बता रहे हैं। तो उसमें आसपास और कई भी इलाके हैं उसके ऊपर अच्छा खोज की जा सकती है, और अच्छा रहा है। पहले तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन आज बाहर के आदमी आकर जरा उल्टा सीधा काम होना शुरू हो गया, अपराध होने शुरू हो गए, नहीं तो पहले इतने अपराध नहीं। हाँ जी। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर अपने जीवन से जुड़े अनछुए पहलुओं पर बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाल साहब। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत, आपने मेरे को अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे शांति कुमार शाल जी को, जिन्होंने स्त्री विमर्श पर दर्जन भर किताबें लिखी, और वैसे 42 पुस्तकें वो अब तक लिख चुके हैं। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में राजभाषा भारती के सहायक संपादक पद से रिटायर हुए। शाल जी के अनुभव आपने सुने होंगे। ऐसे और लोगों को आपके साथ जोड़ते रहेंगे खास मुलाकात कार्यक्रम में। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।